नमस्कार दोस्तों। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 7 में अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। प्रायः लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। समाज में लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री वर्ग दो वर्गों में बटे होते हैं, जिसे प्रारंभ में लड़का और लड़कियों के नाम से जाना जाता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। प्रायः समाज में देखते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है और उन्हें अलग अलग चीज स्वीकार करने को बोला जाता है। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। प्रायः समाज में सभी जगह देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों के बीच दोनों के बीच भेदभाव किया जाता है और उन दोनों का व्यवहार अलग अलग माना जाता है। परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इस चीज को देखेंगे कि क्या पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है क्या। इसमें हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। प्रायः समाज में देखा जाता है कि वे पुरुष और स्त्री को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच अंतर करते हैं। पुरुष को अधिक महत्व देते हैं और महिलाओं को निम्न स्तर का समझा जाता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि पुरुष वर्ग बाहर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और स्त्रियां घर की काम करती हैं, तो लेकिन उन्हें वैल्यू नहीं दिया जाता। उन्हें यह कहा जाता है कि वे कोई भी कार्य नहीं करती हैं। जबकि पुरुष बाहर काम करते हैं, मान लिया जाए कि 12 घंटा पुरुष बाहर काम कर रहे हैं और स्त्रियां घर में काम कर रही हैं, लेकिन स्त्री जो काम कर रही है उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा, जबकि पुरुष जो बाहर निकल कर काम कर रहे हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसी उभरती हैं। प्रायः समाज में रूढ़िवादी प्रवृत्ति देखने को मिलता है प्रारंभ से ही कि बालिकाओं को अधिक पढ़ने के लिए बल नहीं दिया जाता, जबकि उसी स्थान पर बालक को अधिक पढ़ाया लिखाया जाता है और बालिकाओं को देखते हैं कि बचपन से ही उन्हें घर का काम सौंप दिया जाता है, जिसके कारण वो शोषण का शिकार होते रहती हैं। और काम में भी बड़े में देख लेंगे कि पुरुष वर्ग जो बाहर काम करते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि घर की काम महिलाएं करती हैं तो उन्हें महत्व नहीं मिलता है, किसी चीज़ का महत्व उन्हें नहीं दिया जाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, कैसे वे बड़े होते हैं, उन पर कैसे कार्यभार सौंपा जाता है। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान रिसर्च किया गया, उसके रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। ये 1920 के दशक की बात यहाँ पर है। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी चीज़ें सीखते थे, स्कूल नहीं जाते थे और जो उनके बड़े भाई बहन होते थे और जो वयस्क चाचा चाची मम्मी पापा जो भी होते थे उनसे वो सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। बड़ों के द्वारा उनको सिखाया जाता था कि जो उनके छोटे भाई बहन हैं उनको कैसे वे देखभाल करेंगे और घर का काम में कैसे वो हाथ बटाएंगे। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था।
वहाँ की मछली व्यवसाय जो था वो महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनका देखभाल करना छोड़ देते थे। बच्चा जैसे ही चलना शुरू करता, बड़े लोग या उनकी माता जो होती थी उसको छोड़ देती थी। ये जिम्मेदार बड़े बच्चों पर आ जाती थी। जैसे घर के जो बड़े बच्चे हैं, बड़े भाई बहन हुए, वो उनको जिम्मेदारी दे दिया जाता था कि वो छोटे बच्चों की देखभाल करें, जो प्राय समय भी 5 वर्ष के आसपास के उम्र के होते थे। जो बड़े बच्चे होते थे वो 5 वर्ष के आसपास के, यानी कि वो भी एक तरह से छोटे बच्चे होते थे। उनको अच्छी जानकारी नहीं होती थी कि कैसे इनको देख रेख करना है। जबकि बड़े लोग यहाँ पर क्या होते हैं कि छोटे बच्चे अपने छोटे बच्चे को उनके हाथों में सौंप देते थे। लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों के बारे में बात कहा गया है। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। जैसे ही 9 वर्ष का कोई बालक होता था, लड़का, तो उसको बाहर का काम सिखाया जाता था, जैसे कि मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। यानी कि उनका जब तक 13-14 साल नहीं होता था, वो छोटे बच्चों का देखभाल घर में करती थी और बड़े लोगों के काम में हाथ बटाती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी, तो फिर स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। उनको भी मछली पकड़ने के लिए भेजा जाता था बाहर। बागानों में काम भी करती थी और डलियां बुनना सीखती थी कि डलियां को कैसे बुना जाता है। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़के को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी क्या करती थी, मदद करती थी। ये है समोआ द्वीप के बारे में कि वहां पर बच्चों को कैसे सिखाया जाता था। यहाँ ये देखा गया कि बच्चों को तो स्कूल नहीं भेजा जाता था, फिर वो बड़े होते थे तो छोटे भाई बहनों को देखभाल के लिए उनको कार्य सौंप दिया जाता था माता पिता के द्वारा। फिर उसके बाद देखा जाता है कि लड़के जब 9 वर्ष के होते थे तो उनको बाहर का काम दिया जाता था, जैसे मछली पकड़ना और आदि चीज़ें हम देखें। और लड़कियों को देखते हैं कि 14 साल के बाद। अब देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। इस चीज़ों को देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। यह आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने का वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से अलग होता था। जो स्कूल था वो लड़कों के स्कूल से अलग आकार में बना हुआ था। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कियां के जो स्कूल होते थे वो बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। यानी कि उनको सुरक्षा के लिए वैसा डिजाइन स्कूल का तैयार किया गया था ताकि लड़कियां सुरक्षित रहें। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। उनको खेलने का मैदान एक बड़ा सा खुला स्थान में होता था जो स्कूल से लगा हुआ था। उनको फुल फ्रीडम दिया गया था और सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी उनके लिए। हर शाम स्कूल के बाद, स्कूल जैसे ही ख़त्म होती, लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। यहाँ भीड़ के बारे में, लड़कियों की भीड़ यानी कि लड़कियाँ समूह में इकट्ठा होकर जाती थीं। वो डरी सहमी रहती थीं ताकि उनका कोई किसी तरह का उनके बीच छेड़खानी ना हो। अगर वैसा हो भी तो उसका समूह में वो सामना करें। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी क्योंकि वो डरी सहमी रहती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। जैसे कि लड़के लोग थे
जब वो घर जाते थे स्कूल के बाद, तो जैसे वो सड़कों पर खाली समय अपना बिताते थे, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्य भी अपना करते हुए घर जाते थे आराम से। लड़कियों के लिए गली सीधे पर पहुंचने का एक माध्यम थी, घर पहुंचने का एक माध्यम थी। वो सीधी गली से अपना घर पहुंचती थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, वो डरी सहमी रहती थी, इसलिए समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना करे। इस प्रकार दोनों उदाहरणों से हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं, यानी कि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि भेदभाव किया जाता है बालक और बालिका के बीच, क्योंकि बालिकाओं का हमेशा से शोषण होते आया है, तो इसलिए उनको अधिक सुरक्षा दी जाती है और वो ऐसे शोषण से हमेशा डरी सहमी रहती है। उनमें डर समाया रहता है कि कोई उनके साथ गलत घटना ना हो। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। हम लोग की सोच रहती है कि बच्चों तो लड़के हो या लड़कियां एक ही तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं देखा जाता है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, उनके बीच भेदभाव करता है, हमेशा अनुभव रहता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है, जैसे कि बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, उन्हें खेलने के लिए अन्य भिन्न खिलौने दिए जाते हैं, लड़कों को खेलने के लिए कार दिया जाता है और उसी स्थान पर लड़की को खेलने के लिए गुड़िया दिया जाता है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े ही आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार, यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है कि लड़कियों को तो गुड़िया दिया जाता है और लड़कों को कार दिया जाता है। खिलौना बच्चे को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है, जो कि हम अंतर देखने को मिलता है। लड़कों को नहीं बोला जाता है, जबकि लड़कियों को हमेशा यह बोला जाता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, छोटे कपड़ा ना पहने, वो धीमी आवाज़ में बात करें। अगर ज़्यादा उच्च आवाज़ में बात करती हैं तो उनके शिकायतें होंगी, लोग शिकायत करेंगे उनके बारे में। आगे देखते हैं, पिक्चर को देखेंगे। ये डायग्राम है, पिक्चर है। इस पिक्चर में एक महिला है जो घर का काम करती हैं और उनके हस्बैंड बाहर का काम करते हैं, लेकिन जब वो घर का काम करती हैं वो दिन भर उतना ही समय देती हैं, लेकिन उनके काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। लोग कहते हैं कि वो कुछ भी काम नहीं करती है। तो एक दिन वो काम से हड़ताल ले लेती हैं, यानी कि कुछ भी नहीं करती हैं। फिर उनके हस्बैंड आते हैं और सारा काम वो उन पे सौंप देती हैं, जिसके कारण वो अकेले परेशान हो जाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि महिला का भी काम का उतना ही महत्व है। जो घर में महिला काम करती हैं, गृह कार्य करती हैं, उनका भी उतना ही महत्व है जितना पुरुष बाहर में जाकर काम करते हैं। इसमें सारा यही बताया गया है इस कार्टून के द्वारा। अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्री की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको कोई महत्व, उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है।
आइए अब देखते हैं घरेलू काम का मूल्य। गृह कार्य जो महिलाएं करती हैं घर में, उसका मूल्य क्या है, उस चीज़ को हम देखेंगे। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती हैं वो वास्तव में काम है, क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनको कोई भी महत्व नहीं, उनके कार्य को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदार स्त्रियों को ही माना जाता है कि ये स्त्री का काम है। जो घर का जितना भी जिम्मेदारी है वो स्त्री का वो स्वाभाविक कार्य है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, बच्चे, बुजुर्ग और जैसे बीमार जो हैं उनकी सेवा करना। फिर भी इसके बाद भी उनके कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो स्त्रियां के स्वाभाविक कार्य है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों को उसमें योगदान देना है। घर पर कार्य करने वाले का जीवन, ये है मिलानी अपने बच्चों के साथ। ये मिलानी जो है वो दाई के रूप में काम करती थी दूसरे के यहाँ जाकर। तो इनकी कहानी को हम पीछे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ, जो ऊपर कहानी हमने देखा उसमें हरमीत की माँ ही घर का काम नहीं करती थी, काफ़ी सारी काम मंगला करती थी, यानी कि उनकी नौकरानी थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी, यानी कि नौकरानी के रूप में। बहुत से घरों में, विशेषकर शहर और नगर में लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। कुछ नौकरानी को रखा जाता है काम के लिए, वे बहुत काम करते हैं, उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कामों करवाया जाता है। कामों को घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्य को करने के लिए छोटे लड़के, अधिकतर महिलाएं तो लगाई ही जाती हैं, लेकिन देखा जाता है कि छोटे लड़के या लड़कियां को काम पर रख लिया जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा विरोध किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाना नहीं है, लेकिन हम समाज में देखते हैं कि छोटे बच्चे को काम पर रख लिया जाता है, क्योंकि वो गरीब रहते हैं, उनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दिया जाता है। काम तो अधिक करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें मजदूरी, पैसा कम दिया जाता है उसके बदले। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है और देर रात 12 बजे तक भी चलता है। इतनी देर भी काम इनसे करवाया जाता है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। हमेशा देखा जाता है कि उनका किसी न किसी तरह से जो काम करने वाले होते हैं उनके साथ हमेशा बदतमीजी किया जाता है, उनका अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास किया जाता है। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में यहाँ पर बताया है। उस चीज़ों को हम देखेंगे। ऊपर वाले पिक्चर में हमने देखा था उनका पिक्चर, यहाँ पर देखते हैं उन्होंने क्या बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, यानी कि जहाँ पर वो काम करती थी वो एक अमीर परिवार था जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी। ये बता रही है मेलानी कि मेम साहब जो मालकिन थी वो अजीब तरह की महिला थी, क्योंकि उनका व्यवहार नेचर अच्छा नहीं था, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाते रहती थी। मेरा काम रसोई का था। ये रसोई के काम के लिए मेलानी को लगाया गया था, जबकि दूसरी 2 लड़कियां को सफाई के काम पर रखा गया था। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। ये मेलानी बता रही है अपने बारे में। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी, हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती। शाम के समय जब मैं खाना पकाती, यानी कि रसोई के काम पर रखा गया था मेलानी को,
तो इसे खाना पकाने के लिए सौंपा गया था। ये खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी। जो 2 लड़कियां को सफाई के काम पे लगाया गया था, ये चुपके से 2 रोटी उन्हें दे देती थी। एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बहुत भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे, वहाँ चप्पल अलाउ नहीं था। ठंडे के मौसम में, यानी कि मालकिन मना की होंगी कि चप्पल नहीं पहनना है। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैम साहब से ये डरती थी, परंतु इनको गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी, क्योंकि इनका शोषण होता था कि हम दिन भर काम नहीं करते थे। क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? इनका अजीब सवाल आते थे माइंड में, क्योंकि इनका शोषण होता था। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में औरत और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोना पड़ता है। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की भी ऐसी कार्य भी करती हैं। बहुत से काम जैसे कि खाना बनाना आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने में खड़ा रहना पड़ता है। जब कोई इंसान खाना बनाता है तो उसे चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वो भारी और थकान वाली शारीरिक काम होता है, जबकि लोगों की सोच है, सभी लोग ये सोचते हैं आमतौर पर कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। जो कठिन परिश्रम वाला काम है वो पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के काम को जोड़ें तो हमें पता चलता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुषों से अधिक काम करती हैं। अगर दोनों का काम मिलाया जाए कि कौन अधिक करता है, तो प्राय देखा जाता है कि स्त्रियां ही जो होती हैं वो पुरुष से अधिक काम करती हैं। यहाँ पर हम तालिका देखेंगे। ये 1998 से 99 के बीच का आंकड़ा है। ये हरियाणा और तमिलनाडु स्टेट है। यहाँ पर देखिए पहले कि स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, वेतन जहाँ मिलता है और वो जहाँ कार्य करती हैं, ये है हरियाणा में 23 और प्रति सप्ताह का ये, और तमिलनाडु में 19। जबकि अवैतनिक जिनको वेतन नहीं मिलता है वहाँ काम के घंटे देखिए प्रति सप्ताह में 30 ज़्यादा हुआ और तमिलनाडु में 35। तो यहाँ हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए पुरुष के वेतन सहित जो बाहर काम करते हैं उनको वेतन मिलता है, तो यहाँ पर तो उनका ज़्यादा देखने को मिल रहा है आंकड़ा में 38 है, और जबकि वो घर में क्या 2 घंटा काम करते हैं। और तमिलनाडु में देखते हैं 40, जबकि घर में वो 4 घंटा काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की एक बड़ी अवस्था की भाग माना गया है। इस प्रकार महिलाओं का जहाँ शोषण होता है, इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि सरकार के द्वारा भी
होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम व्यवहार में क्या देखते हैं कि समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन, शिक्षा जरूरी है, तभी इसको दूर किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को, बालक और बालिका को समान समझना होगा। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। एग्जाम्पल, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर का काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों की स्कूल जाने पर भी पड़ता है। सरकार को ये पता है कि महिलाओं का शोषण होता है और उन्हें स्कूल जाने से भी बालिका को बाधित किया जाता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का कार्यक्षेत्र चुनेंगी, क्योंकि उनको शोषण का भी सामना करना पड़ता है, तो अपने कार्यक्षेत्र को भी चुनना एक उनके समक्ष एक समस्या है। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ी और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा मिलेगी। इससे बहुत सी लड़कियां का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। तो प्राय हम देखें कि बालक और बालिकाओं के बीच समाज में भेदभाव किया जाता है, तो इनको हमेशा दूर करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए शिक्षा जरूरी है और सरकार को भी इस पर ध्यान देना जरूरी है, तभी इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।